बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड नोट प्रिंट करने के लिए मशीन मौजूद है। तो ऐसी क्या वजह है कि गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट करके मुल्क में गरीबी और गुर्बत ख़त्म नहीं करती? ऐसी क्या वजह है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा नोट प्रिंट करके IMF के कर्जे अदा नहीं कर सकती? आइए दोस्तों, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। पुराने ज़माने में लोग ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए जो है वो ट्रेड करते थे, यानी सामान दे के सामान खरीदते थे। यानी एक बंदे के पास चावल, दूसरे के पास गंदम, तीसरे के पास जो है वो लकड़ी के बर्तन या जो भी चीज़ें जो है उस टाइम इस्तेमाल की जाती थी। और इसके अलावा एक बंदे के पास माल मवेशी होती थी, वो आपस में क्या करते थे, ट्रेड करते थे। यानी एक बंदे के पास अगर चावल होते थे तो वो चावल दे के उनको दूसरी जो चीज़ें रिक्वायर होती थी वो खरीदता था डायरेक्ट चावल के ज़रिए। यानी उस टाइम करेंसी की कोई वजूद नहीं थी। उसके बाद लोग सोने और चांदी के सिक्कों के ज़रिए जो है वो ट्रेड करने लगे। बाद में फाइनली 7th सेंचुरी में जाके चाइना में पहली दफ़ा जो है कागज़ की करेंसी बनाई गई। कागज़ की करेंसी की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, इनको हम खुद वैल्यू देते हैं। और इनकी वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि इस नोट की वैल्यू जो है वो 5000 की है, इस नोट की वैल्यू 1000 की है, इस नोट की वैल्यू 500 की है, या जो भी है, हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। इस वजह से इनकी वैल्यू होती है, अदरवाइज ये एक कागज़ के टुकड़े के बराबर है। और हम इनको इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसकी तस्दीक करती है। यानी नोट के ऊपर लिखा हुआ है, हामिल हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा। यानी अगर आपको इन करेंसी के बदले अगर आपको सोना चाहिए होगा तो आप स्टेट बैंक के पास जा सकते हो और ये करेंसी उनको वापस करके आप उसके बदले सोना खरीद सकते हैं। देखिए, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और उसकी सप्लाई कम होगी वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। यानी इसको हम प्याज और टमाटर के एग्जाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं। देखिए, सीज़न में अगर मार्केट में ज़्यादा प्याज और टमाटर अवेलेबल होते हैं तो उनकी प्राइसें जो है वो कम होती है। और जब टमाटर की प्राइस ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो है अब उसकी सप्लाई कम हो गई है, यानी मार्केट में वो अभी कम अवेलेबल है, तो इस वजह से उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गई है। नोट प्रिंट करने का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट करेगी और सारे लोगों में जो है वो नोट जो है वो तकसीम करेगी तो इस तरह क्या होगा, पैसे की वैल्यू में कमी होगी। अब मार्केट में तो चीज़ें उतनी ही होंगी जितने के लोगों के पास पैसे आने से पहले थी चीज़ें। यानी मार्केटों में जो है वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या दूसरी चीज़ें, मोटरसाइकिल या किराना स्टोर में जो चीज़ें हैं, गाड़ियाँ जो है वो उतने ही तादाद में अवेलेबल है मार्केट में जितने के लोगों के पास पैसे आने से पहले थे। अब अगर दोस्तों इतने सारे लोगों के पास अगर सारे पैसे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ये सारे लोग मार्केट में जाके चीज़ें खरीदने लगेंगे जो कि पहले कुछ लोग नहीं खरीद सकते थे। अब सारे लोग जो है उन चीज़ों को खरीदने लगेंगे। यानी कुछ लोग पहले गाड़ी, मोटरसाइकिल या दूसरे जो है महंगी चीज़ें जो है वो नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब वो मार्केटों में जाके ये सारी चीज़ें खरीदने लगेंगे। या स्टोर में जाके, किराना स्टोर में जाके वो कुछ चीज़ें पहले महंगी होने की वजह से वो नहीं खरीदते थे, उनके पास पैसे कम होते थे। अब क्या करेंगे, अब सारे लोग उन चीज़ों को खरीदने लगेंगे। अब सारे लोग जब उन चीज़ों को खरीदने लगेंगे तो मार्केट में उनकी तादाद जो है वो कम होगी, प्रोडक्ट्स की तादाद में कमी होगी और डिमांड उनकी ज़्यादा होगी। यानी ज़्यादा लोग अब उन प्रोडक्ट्स को जो है वो खरीदने लगेंगे। अब जब ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी और प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा लोग खरीदने की कोशिश करेंगे तो उस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यानी अब ये एक प्रोडक्ट्स या दो प्रोडक्ट्स की प्राइस में इजाफा नहीं होगा, बल्कि मार्केट में ओवरऑल जो है वो तमाम चीज़ों की प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। आप फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क के अंदर जो है 50,000 लोग रहते हैं और उस मार्केट में गाड़ियाँ जो है वो 50 है बेचने के लिए। यानी 50,000 लोगों के लिए 50 गाड़ियाँ हैं बेचने के लिए, और 50,000 लोगों में से सिर्फ 50 लोग ही उन गाड़ियों को ख़रीदने के लिए, यानी 50 लोगों के पास पैसे हैं। अब जब गवर्नमेंट जो है ज़्यादा नोट प्रिंट करके तमाम लोगों में जो है वो पैसे जो है वो तकसीम करेगी और 50,000 लोग अब उन गाड़ियों को जो है वो ख़रीदने की कोशिश करेंगे उनके पास ज़्यादा पैसे आने की वजह से, तो अब क्या होगा, यानी उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई, गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा हो गई, 50,000 लोग उन गाड़ियों को ख़रीदना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, गाड़ियों की प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी और तब तक गाड़ियों की प्राइस बढ़ेगी जब तक कि सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ही उन गाड़ियों को अफोर्ड कर सकें। गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट करती है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की या सिर्फ गाड़ियों की कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि मार्केट में मौजूद हर एक चीज़ की जो है वो कीमत बढ़ेगी। सारी चीज़ों की प्राइसें जो है वो ऊपर चली जाएंगी, यानी इन्फ्लेशन होगी ज़्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से। अब ज़्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि मईशत तबाह होगी, लोगों को और सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा और उनको हाई पर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह वेनेज़ुएला और ज़िम्बाब्वे को जो है हाई पर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा था ज़्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से। और इस तरह ज़्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से मुल्क की करेंसी की कदर में भी कमी होगी। ज़िम्बाब्वे की हुकूमत ने भी ये ख्वाब देखा कि ज़्यादा नोट प्रिंट करके अपने मुल्क में गुर्बत ख़त्म करेंगे और साथ में जो है मुल्क की माशी हालत बेहतर करेंगे, लेकिन नतीजा इसके बरक्स हुआ बिल्कुल।
अब जिम्बाब्वे की हुकूमत ने ज़्यादा नोट प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ के लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ गए, यानी सारे लोगों के पास जिम्बाब्वे के अंदर बहुत सारे पैसे आ गए। क्या वो सच में अमीर हो गए? नहीं दोस्तों, वो अमीर नहीं हुए, क्योंकि अब सारे लोगों के पास जब उनके पास पैसे आ गए तो वो सारे लोग मार्केटों में जाके चीज़ों को ख़रीदने लगे। अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता जिम्बाब्वे की मार्केट में जो है वो चीज़ें कम होने लगी, क्योंकि सारे लोग जो है वो उन चीज़ों को ख़रीदने लगे। तो क्या हो गया, अब उनकी मार्केट में हर एक चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ने लगी और जिम्बाब्वे में जो है वो कीमतें जो है वो आसमान को छूने लगी। और 2008 में जिम्बाब्वे को जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। दोस्तों एक महीने के अंदर अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस में 50% से ज़्यादा इजाफा हो जाए तो हम उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। अगर हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन रेट 30% तक चला जाता है तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। लेकिन दोस्तों जिम्बाब्वे का जो इन्फ्लेशन रेट था वो नवंबर 2008 में 79.6 बिलियन परसेंट माहाना और 89.76 ट्रिलियन परसेंट जो है वो सालाना से भी बढ़ चुका था। जिम्बाब्वे में जितनी तेज़ी से उनकी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी उतनी ही तेज़ी से उनकी करेंसी की कदर में जो है वो कमी आ रही थी। इन्फ्लेशन से पहले एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 1.5 जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर थी, लेकिन जिम्बाब्वे के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर से भी ज़्यादा थी। अब जिम्बाब्वे में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग मामूली सामान खरीदने के लिए भी जब मार्केट जाते थे तो अपने साथ बोरियों और बैग्स में जो है वो पैसे भर के ले जाते थे। इस मसले को हल करने के लिए जिम्बाब्वे की हुकूमत ने जो है वो बड़े नोट प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए, यानी उन्होंने कई मिलियन बिलियन यहाँ तक कि 100 ट्रिलियन डॉलर का सिर्फ एक नोट उन्होंने जो है वो प्रिंट किया, लेकिन इससे भी जो है वो जिम्बाब्वे की मईशत बेहतर ना हो सकी। 2009 में जिम्बाब्वे की हुकूमत जो है वो मजबूर होकर अपनी मुल्क की करेंसी प्रिंट करना बंद कर दिया और उसके बाद दूसरे ममालिक की करेंसीज जो है वो इस्तेमाल करने लगी, जिससे उनकी मईशत जो है वो पहले से कुछ बेहतर होने लगी। ज़्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से 2016 में वेनेज़ुएला को भी हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है और 2016 में वेनेज़ुएला का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 274% था और 2016 से लेकर 2019 तक उनका जो मजमूई इन्फ्लेशन रेट था वो 5 करोड़ 37 लाख से भी बढ़ चुका था। अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि ज़्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से मुल्क की माशी हालत बेहतर नहीं होती, लोग अमीर नहीं होते, बल्कि इससे माशी हालत मुल्क की जो है वो और ख़राब हो जाती है और महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, यानी इससे इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इन्फ्लेशन पे वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट करके IMF और दूसरे ममालिक के कर्ज अदा कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। बिल्कुल दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा नोट प्रिंट करके IMF और दूसरे ममालिक के कर्ज भी अदा नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, कोई भी मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क की करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती, यानी पाकिस्तान जो है वो डॉलर प्रिंट नहीं कर सकती। अब IMF को कर्ज अदा करने के लिए पाकिस्तान को डॉलर चाहिए और पाकिस्तान को जो है वो डॉलर्स की सूरत में ही कर्ज अदा करना है। वो पाकिस्तान प्रिंट नहीं कर सकता और पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क की करेंसी प्रिंट कर सकता है। दोस्तों अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई गवर्नमेंट जो है वो अपने मुल्क की करेंसी ज़्यादा मकदार में प्रिंट करके उनके बदले फिर डॉलर ख़रीद के IMF के कर्ज अदा कर सकती है या नहीं। आज से तकरीबन 10 माह पहले यानी अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज जो है वो 43,704 अरब रुपए हो गए थे और अब अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट करके ये रकम अदा करना चाहेगी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो 43,704 अरब रुपए जो है वो प्रिंट करनी पड़ेगी और अब इन पैसों को जो है वो मार्केट बेची जाएगी ताकि इनके बदले जो है वो डॉलर्स खरीदे जाएं, क्योंकि IMF को जो है वो पाकिस्तानी करेंसी के जरिए लोन अदा नहीं कर सकते। अब अगर इतने ज़्यादा पैसों को जो है मार्केट भेजा जाएगा डॉलर्स खरीदने के लिए तो डॉलर्स की वैल्यू में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, यानी डॉलर्स की वैल्यू में इजाफा होगा और रुपए की कदर में कमी होगी, क्योंकि ये ऐसा करने से जो है वो डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है, यानी डॉलर्स की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है और रुपए की वैल्यू जो है वो कम होती है। तो इससे क्या होगा, जिम्बाब्वे वाला सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में भी आ जाएगा, यानी पाकिस्तान के करोड़ों रुपए भी जो है वो $1 के बराबर नहीं होंगे और ऐसा करने से मुल्क की मईशत जो है वो तबाह हो जाएगी। तो आखिरकार जो है IMF के कर्ज फिर कैसे अदा किए जा सकते हैं, कैसे मुल्क की इकॉनमी जो है उसको मजबूत की जा सकती है। मुल्क की माशी हालत को बेहतर बनाने और IMF के कर्ज अदा करने के लिए मुल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा।
اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کو بھی بڑھانا پڑے گا، یعنی جتنے زیادہ ایکسپورٹ کریں گے اتنے زیادہ یعنی کثیر تعداد میں غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ پاکستان آئیں گی، اور ان سے آسانی سے جو ہے وہ قرض بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اور ملک کی معاشی حالت بھی مضبوط ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انفارمیشن سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اینڈ فائنلی تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔